वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। ये जो है एक वास्तविक तथा काल्पनिक संख्या का मिक्सर होती है, दोनों से मिलकर बनती है। जैसे यहाँ पर एक हम प्रदर्शित करते हैं किसी संख्या को जेड से। जेड कोई एक सम्मिश्र संख्या है। इसमें क्या होगा कि ए जो है हमारी वास्तविक संख्या होगी और बी जो होगी वो काल्पनिक संख्या होगी। ए को हमने देखो दिखा दिया है वास्तविक संख्या, बी को दिखाया है काल्पनिक संख्या। इसको इंग्लिश में रियल पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं और इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं। तो देखा जाए कोई भी एक सम्मिश्र संख्या जिसको हम प्रदर्शित करते हैं जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी से, याद रखना है। इसमें एक चीज़ नई है आई, जिसको जनरली हम आयोटा बोलते हैं, लेकिन सिंपल भाषा में हम आई से ही प्रदर्शित करेंगे, जिसकी वैल्यू होगी आई इक्वल टू रूट -1 या आई स्क्वायर इक्वल टू -1। आई का मान रूट -1 होगा और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। अब कभी जो हमारी संख्या है जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, अगर हमें इसकी संयुग्मी संख्या देखनी हो तो हम हमेशा लिखेंगे जेड इक्वल टू ए माइनस आई बी। इसमें जेड के ऊपर एक बार लगा देते हैं, सिंबल है, जैसे हमारे पास है जेड और ये है बार। बार लगाने का मतलब होगा ये जेड की संयुग्मी संख्या है, और संयुग्मी संख्या में अगर अपोजिट साइन हो जाता है, जैसे यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे उल्टा साइन हो गया इसका माइनस, ये आपको ध्यान रखना है। अब यदि किसी संख्या पे दोनों में आपस में मल्टीप्लाई करें, कोई संख्या है और उसकी संयुग्मी संख्या है जेड इंटू जेड बार, तो ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी जनरली हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। आई स्क्वायर की वैल्यू आप लोग जानते ही हो -1 हो गई। तो जेड इंटू जेड बार का जो मान आया हमारे पास वो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर भी बोलते हैं, क्योंकि हमको पता है कि मॉड जेड की जो वैल्यू होती है वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। मॉड जेड को हम मापांक बोलते हैं, मॉड, MOD मॉड। आगे देखते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे मॉड के बारे में, पूरा विस्तृत मैं इसके बारे में बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। कभी भी दो फंक्शन अगर पास Z1 Z2 हों, उनके मल्टीप्लिकेशन का मॉड निकाला जाए तो उनके अलग अलग मॉड के बराबर होगा। ऐसी डिवाइडेशन के मॉड का निकाला जाए तो अलग अलग उनके मॉड के अपॉन के बराबर होगा। दो फंक्शन हो मल्टीपल में, उनका बार निकाला जाए तो उनके अलग अलग बार के बराबर होगा। अगर दोनों फंक्शन प्लस माइनस में है तब उनको अलग अलग योग के बराबर होगा। ऐसे ही डिवाइडेशन है तो बराबर होगा। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, इनका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखो। तो हर टॉपिक्स आप तक पहुंचता रहे उसके लिए इस मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हर इम्पोर्टेंट पॉइंट आप तक पहुँचे, हर चैप्टर आप तक पहुँचे, इजीली आप लोग समझें। बने रहें मेरे साथ। इसीलिए आगे देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ दो सम्मिश्र संख्याओं का योग व अंतर। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। हमने यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, Z1 सॉरी, और Z2 इक्वल टू C प्लस आई डी। मैं आपको यहाँ पे दोनों का सम बताता हूँ, योग Z1 प्लस Z2। Z1 की वैल्यू यूज कर ली, Z2 की वैल्यू यूज कर ली। यहाँ याद रखना है कि रियल पार्ट रियल के साथ जुड़ेगा, ये है, और इमेजनरी पार्ट के साथ जुड़ेगा। जैसे हमने रियल लिया रियल के साथ और इमेजनरी लेंगे इमेजनरी के साथ। इसको लेने से क्या हुआ कि पहली वैल्यू आ गई हमारे पास a प्लस सी, दूसरी आ जाएगी आई कॉमन ले लेंगे इसमें से और इसमें से, तो आई इंटू बी प्लस टी।
सेम एज ऐसे हम Z1 माइनस Z2 निकालेंगे, तो पहली वैल्यू Z1 की है, दूसरी Z2 की है। यहाँ पे भी रियल रियल के साथ कंबाइन करो, इमेजनरी इमेजनरी के साथ कंबाइन करो, तो जैसे मिलेगा हमको a माइनस सी, आई कॉमन ले लिया, b माइनस टी। ये हुआ हमारे पास दो सम्मिश्र संख्याओं का योग व अंतर। इसी तरह से हम दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल देखेंगे। वैसे हमने मान लिया Z1 की वैल्यू a प्लस आई बी और Z2 की वैल्यू c प्लस आई डी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखा। सिंपली हम जैसे दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, आ गया ए सी आई ए डी आई बी सी आई स्क्वायर बी डी। आई स्क्वायर में हमने आई स्क्वायर की वैल्यू यूज कर लिया, हमको पता है आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, -1 यूज किया। रियल पार्ट क्या क्या हुआ, जो बिना आई के होते हैं वो रियल पार्ट है, दोनों को शायद कंबाइन कर लिया, ए सी माइनस बी डी। आई कॉमन ले लिया तो ए डी प्लस बी सी हो गया। इसको कॉमन लेके अलग वैल्यू, एक हमारे पास रियल वैल्यू आ गई, क्या आई, ए सी माइनस बी डी, और दूसरी वैल्यू आ गई ए डी प्लस बी सी। तो ये रियल हो गया और ये इमेजिनरी हो गया, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही आगे देखते हैं दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। भागफल थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमने एक संख्या ली है Z1 इक्वस टू ए प्लस आई बी और Z2 इक्वस टू सी प्लस आई डी, जैसी भाग करेंगे Z1 अपॉन Z2 ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। तो कभी भी भाग हो तो हमें ये ध्यान रखना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लिखेंगे तो उसके अपॉन में आई नहीं होना चाहिए। अगर अपॉन में आई वाली टर्म है तो निश्चित रूप से उसमें हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो हमको दिख रहा है कि a प्लस आई बी का जो c प्लस आई डी का जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा, c माइनस आई डी। सी माइनस आई डी से मल्टीप्लाई किया और c माइनस आई डी से डिवाइड किया, तो ऊपर ऊपर दोनों की गुणा होगी, नीचे नीचे दोनों की गुणा होगी। नीचे आ गया हमारा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा a प्लस बी इंटू सी माइनस आई डी। इसको देख सकते हैं आगे, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई हमने सिंपल तरीके से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर दिया दोनों ब्रैकेट्स को। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लिया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू यूज कर ली, -1। जैसे -1 यूज करोगे तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो ए सी प्लस बी डी को एक साथ लिख लेंगे, ये लिख लिया, और दोनों में से आई कॉमन ले लिया, बी सी माइनस ए डी। अब हम इसको अलग अलग कर लें, रियल और इमेजनरी पार्ट अलग अलग करेंगे। जैसे रियल और इमेजनरी पार्ट अलग अलग करोगे तो ए सी अपॉन बी डी को ए सी अपॉन बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये आया, और बी सी माइनस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये आया। तो ये जो है हमारा वो रियल पार्ट हो गया, और ये जो हो गया वो इमेजनरी पार्ट हो गया। ये रियल है ये, तो ये ध्यान रखना है किसी भी संख्या में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके अपॉन में a प्लस आई बी की फॉर्म है तो उसको हटाने के लिए हमेशा उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, जिससे नीचे जो है हमें हर में जो है रियल वैल्यू प्राप्त मिल जाएगी। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, एक एग्जाम्पल है मेरे पास। अब हम बात करते हैं आई की वैल्यूज़ की। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन लिया मैंने आई की पावर -39, इसकी वैल्यू हमको बतानी है, का मान बताना है। तो उसकी वैल्यू बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको सबसे पहले दो ही वैल्यू हमको पता है, नॉर्मली याद रखेंगे। दो वैल्यू कौन कौन सी पता है, आप सब जानते हैं कि मैंने अभी पहले ही बताया था, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और इसी से हम एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं आई की घात 4 की। कैसे निकालेंगे, हमने आई की घात 4 को लिख दिया आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यूज कर ली मैंने, तो ये हो गया हमारा -1 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो गई 1। तो हमको यहाँ पे दो वैल्यूज फाइंड हो गई, पहली मिल गई आई स्क्वायर की -1 और दूसरी मिल गई आई की घात 4 यानी कि 1। इन्हीं दो वैल्यूज़ को मोस्टली यूज करना है, इससे हम कितनी भी आई की कोई सी भी पावर दी हो हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू फाइंड की, सबसे पहले मान निकाला। पहला क्वेश्चन मुझे यहाँ जो पूछा गया है वो है आई की पावर 39, मुझे यहाँ पे आई की पावर -39 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं
मैंने सबसे पहले आई की पावर -39 को लिख लिया 1/i⁻39। इससे क्या हुआ, ये पॉजिटिव पावर हो गई क्योंकि नेगेटिव पावर में हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। 39 को यूज किया मैंने 36 + 3। 36 + 3 लिखने से ये हुआ कि 36, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा a⁻m+n इक्वल टू होता है a⁻m.a⁻n। ये 7th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम घातांक के नियम करते हैं। घातांक के नियम आपको हमेशा याद होने चाहिए, इन्हीं की वैल्यू सॉल्व करनी होती है। तो इसी की हेल्प से मैंने i⁻36 + 3 को i⁻36 × i⁻3 लिख लिया। इसको लिखने से क्या हुआ कि i की पावर जो 36 है उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ i⁻4 × 9 में। i⁻4 में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि मुझे पता था कि जो i⁻4 की वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो i⁻4 की वैल्यू जैसी 1 यूज करेंगे तो हम सॉल्व मिल जाएगा। और i³ को मैंने चेंज कर लिया i².i में। क्यों किया, क्योंकि i² का भी मान मुझको पता है कितना होता है, -1 होता है। तो मैंने सभी की वैल्यू यहाँ यूज की। i⁻4 जो है उसकी जगह लिख लिया 1⁹ और i² की जगह -1, i ऐसी रह दिया। फाइनली वैल्यू मुझको मिल गई 1/-i। अब मैंने आपको बताया था कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसके अपॉन में i नहीं रखते हैं। अपॉन में i की वैल्यू हटाने के लिए मैं सिंगल i है यहाँ पे, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। या कॉम्प्लेक्स नहीं है तो सिंपली i से ऊपर नीचे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो i ऊपर i नीचे i × 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे i × 1 की मल्टीप्लाई करोगे ओनली i मिलेगा, और -i × i की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का i² मिलेगा। इससे क्या हो गया कि हमको पता है कि जो i² की वैल्यू होती है -1 होती है, तो -i² कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 रख दिया तो i की पावर -39 की वैल्यू मिल गई हमको i। ठीक है, तो आप लोग किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, i की चाहे कितनी पावर दी हो आपको वो फाइंड करनी। तो एक एग्जांपल मैं और आपको समझा दूं। जैसे मेरे पास है i की पावर, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया i की पावर 256, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमको जनरली पता है कि i की पावर 4 का मान 1 है, ये वैल्यू हमको पता है। तो कोई भी अगर हमको वैल्यू दी है तो हम उसको 4 पावर में कन्वर्ट करेंगे। 4 पावर में कन्वर्ट करने के लिए 256 को मैंने 4 से डिवाइड किया, मिल गया 64। तो इसी को लिख सकता हूँ i की पावर 256 इक्वल टू i की पावर 4 × 64। दूसरी भाषा में i की पावर 4 की पावर 64, i की पावर 4 की वैल्यू 1 यूज कर ली, 1 की पावर 64। और आपको पता है 1 की पावर चाहे कितनी भी हो उसका मान हमेशा 1 रहता है। तो इसकी हेल्प से आप i की जो भी पावर्स वैल्यू दी है वो आप याद करना, निकालना, सॉल्व करना इसको। अब मैं आपकी एक्सरसाइज 5.1 से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उनको सॉल्व करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका -5i × -3 अपॉन 5i, इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। तो जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको मैंने अलग कर लिया। जो i है i × i मतलब i² हो गया। 5 से यहाँ पे 5 कैंसिल हो रहा है, मिला यहाँ से कितना -3 i²। i² की वैल्यू हम जानते हैं कि -1 होती है, यूज कर ली मैंने। -3 × -1 तो फाइनल वैल्यू मिल गई -3। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहेंगे तो 3 + 0i। इस वैल्यू को क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया है कि इस जो वैल्यू है उसको a + ib की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो a + ib में कन्वर्ट करनी है, अदरवाइज हमारा 3 जो आंसर है वो सही है। सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिया है, क्वेश्चन दिया है आपको 3 × 7 + i × 7, i × 7 + i × 7, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली मैंने जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया और i से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया। जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपको वैल्यूज मिल जाएगी 21 × 21i × 7i + 7i²। i² की वैल्यू हमको पता ही है, हमने -7 यूज कर दिया। 21 और -7 को वन साइड लिख लिया, 21 और 7i में से i कॉमन ले लिया, सॉल्व किया, क्या आ गया 14 + 28i। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया 1 - i की पावर 4। इसमें सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कर लिया, जैसे हमारे पास i की पावर 4 एक जगह था तो मैंने i² का
होल स्क्वायर लिखा था। उसी तरह से इसको 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, होल पावर आपको होल स्क्वायर में दिखा रही है। इसको करने से क्या हुआ कि मैंने जो अंदर ब्रैकेट है उसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। मिल गया हमें 1 का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i। 1 तो बन ही रहेगा, आई स्क्वायर हमें पता -1 होता है, -2i ऐसे ही होल स्क्वायर चल ही रहा है। इससे क्या मिलेगा हमको कि 1 माइनस 1 कैंसिल हो गए आपस में, -2i का स्क्वायर हुआ, -2i का स्क्वायर का मतलब 4i स्क्वायर, या फिर हमने आई स्क्वायर की वैल्यू यूज कर ली -1, 4 इंटू -1 -4। ये हमारा फाइनल इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि 4 माइनस 3i का गुणात्मक प्रतिलोम करना। गुणात्मक प्रतिलोम के लिए हम क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम का कोई भी संख्या अगर हमारे पास है उसका गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा उसका उल्टा होता है। अगर अपॉन में लिखी होती तो हम उसका उल्टा करते हैं, यहाँ अपॉन में नहीं है तो सिंपली आपको याद रखना कि जो संख्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखने के लिए उसको 1 के अपॉन में लिखते थे, तो हमने यहाँ पे 1 के अपॉन में लिख लिया। अब आपको बताया मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसके अपॉन में कभी भी a प्लस आई बी की फॉर्म नहीं होनी चाहिए। अगर a प्लस आई बी की फॉर्म है तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 माइनस 3i का जो कॉन्जुगेट है 4 प्लस 3i से मल्टीप्लाई किया, 4 प्लस 3i से डिवाइड किया। इसको करने से मुझे क्या मिला, इक्वेशन मिल गई। एक है ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 प्लस 3i को तो 4 प्लस 3i मिलेगा, और 4 माइनस 3i इंटू 4 प्लस 3i करोगे तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि बता चुका हूँ मैं a माइनस आई बी इंटू a प्लस आई बी का मान होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से नीचे मिल गया हमको 4 प्लस 3i अपॉन 16 प्लस 9, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, यानी 4 प्लस 3i अपॉन 25। इसको अगर अलग अलग करें तो रियल पार्ट होगा 4 अपॉन 25, ये रियल हो गया, और इधर होगा i इंटू 3 अपॉन 25, ये हमारा इमेजनरी पार्ट हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन थे, इसी से रिलेटेड आप लोग आगे सॉल्व करना जो क्वेश्चन मिले। आगे मैं एक नई वैल्यू आपको बताता हूँ, यहाँ पे चर्चा करते हैं हम अर्गेंट प्लेन के बारे में। अर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। अर्गेंट प्लेन क्या होता है कि जो हमारी जनरल हमने कार्टेशियन फॉर्म किसी क्वेश्चन की सॉल्व की है, कार्तीय रूप में हम किसी निर्देशांक को दिखाते थे, ऐसे यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू है उसको कार्तीय फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, मतलब निर्देशांक में उसको दिखाना है। बहुत सिंपल बात है, थोड़ा सा बस पॉइंट एक याद रखेंगे कैसे दिखा सकते हैं। ये हमारे ये सब आपका पढ़ा हुआ है कि हम लोग जानते हैं, ये एक एक्स एक्सिस होती है, इधर खड़ी वाली बाई एक्सिस होती है, जो इधर पॉइंट चलते हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं, देखो 1 2 3 4 5, इधर पॉइंट चलते हैं नेगेटिव होते हैं। ये हमारा मूल बिंदु होता है, जानते हैं। ऊपर को भी ऐसी बाई एक्सिस है, ये हमारी बाई पे ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। जनरल क्वाड्रेंट है, इसको याद रखना है, आप पढ़ चुके हैं अब तक 10th तक। इसमें एक नया बिंदु क्या है कि कोई हमें निर्देशांक इस तरह से दिए होंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिए हैं, 2 + 4i दिया है, जैसे हमको -2 + 3i दिया, 0 + 1i दिया है, 2 + 0i दिया है, -5 - 2i दिया है। तो इनसे पहले पॉइंट फाइंड करो। पॉइंट फाइंड करने के लिए सिंपली हमको पता है कि पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। i के साथ में जो वैल्यू है वो y है और जनरल वैल्यू जो है वो x है। दोनों को अलग अलग किया निर्देशांक ज्योमेट्री की तरह से। तो यहाँ से मिला हमें 2, 4, यहाँ से मिला -2, 3, 0, 1, 2, 0, -5, -2। इन्हीं पॉइंट्स को अब हम कोऑर्डिनेट प्लेन पर दिखाएंगे निर्देशांक ज्योमेट्री जैसे है। तो पहला पॉइंट है हमारा 2, 4। पहले पॉइंट को लेके चलते हैं 2, 4 को। तो 2, 4 को दिखाने के लिए जैसे हमने यहाँ दिखा है 2, 4 का मतलब हुआ एक्स एक्सिस पे हमको 2 डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो 2 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, और बाई एक्सिस पे 4 डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो देखा 1 2 3 4 यहाँ तक आ रहा। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया ए, कितना 2, 4। ऐसे ही हमारा दूसरा पॉइंट है क्या है -2, 3। -2, 3 के लिए देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट -2, 3 है, इसके लिए हम देखते हैं। हमने देखा -2 है पहले, तो हम एक्स एक्सिस पे माइनस की वैल्यू किधर चलेंगे, इधर, तो हमने यूज की -2। फिर है 3 किधर है ऊपर, तो -2, 3 पॉइंट हो गया। इसी तरह से अब आप बाकी के पॉइंट इस पर शो कर सकते हो। तो ये हमारा अर्गेंट प्लेन की बात थी। अर्गेंट प्लेन कभी शो करना हो तो इन पॉइंट्स को केवल कार्टेशियन फॉर्म में बदल के, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के उसको हम निर्देशांक ज्योमेट्री के द्वारा अपने इस आरेख पर दिखा सकते हैं। पुरानी बात है। आगे बात करते हैं
मैं आपको पहले बताया था मापांक और कोणांक। मापांक सिंपली मैंने आपको बता दिया था पहले कि मापांक जो होता है, मापांक में मॉड निकालते हैं किसी भी चीज़ का, यानी कि मॉड जेड है, और उसकी वैल्यू आपको मैंने बताई थी कि रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। अब इसको कैसे निकालते हैं वो जनरली मैंने यहाँ भी कोऑर्डिनेट प्लेन ले लिया, ये एक्स एक्सिस है मेरे पास, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने पी, एक्स कॉमा वाई आपके पास पॉइंट है, इसकी ओरिजिन मूल बिंदु से दूरी निकाल लिया। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यूज कर लिया, आपको पता है क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, 10th में पढ़ाई है। उसको लगाने से जो हमें मॉड जेड की वैल्यू मिली वो ये है, अंडर रूट एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। फाइनल वैल्यू जो यहाँ से मिल जाएगी वो हमको मिलेगी मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया इसका मापांक। ठीक है, आगे बात करते हैं कोणांक की। कोणांक का सिंपल सा फार्मूला आप लोग याद रखो, कोणांक बराबर थीटा बराबर tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ से हम कोणांक याद कर लेंगे, इसको भी मैं भी आगे समझाऊंगा पोलर फॉर्म में कैसे दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे एक सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप कैसे, पोलर फॉर्म जो मैं आपको पहले बता रहा था पोलर में रिप्रेजेंट करना है, तो ये जब r और थीटा में बदल जाती है तो वो पोलर फॉर्म कहलाती है। उसके लिए मैंने एक वैल्यू ले ली, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई तो होता ही है, इसी को मान लिया मैंने r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। कंपेयरिंग की बोथ साइड्स, तो r cos थीटा की वैल्यू x मिल जाएगी और y इक्वल टू r साइन थीटा मिल जाएगा। दोनों को स्क्वायर किया और ऐड कर दिया, स्क्वायर करने से ऐड करने से हमको मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप सब जानते ही हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो जैसी 1 इसकी वैल्यू यूज करोगे तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मिला तो आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी को हम मॉड जेड भी कहते हैं, मतलब फाइनल वैल्यू आ गई मॉड जेड इक्वल टू आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी बात यहीं से हम लिखें, दोनों को डिवाइड कर दें बाई अपॉन आर, तो बाई की वैल्यू आर साइन थीटा और एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल हो सकता है, बाई अपॉन एक्स इक्वल टू मिल गया टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा निकालें, क्या हो गया, थीटा की वैल्यू हो गई हमारी tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स। ये हो गया हमारा कोणांक। ये मैंने आपको वहाँ जनरली फॉर्मूला बता दिया था, ये कैसे आता है, यहाँ से आता है एक्स और वाई से। अब इसी को कभी कभी आप कंफ्यूज में हो सकते हो कि आर कॉस थीटा और साइन थीटा कैसे आया, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि एक हमारे पास मैंने ट्राइंगल कंफर्म किया, थोड़ा समझा दूँ कि एक ट्राइंगल है आपके पास, ये ओपी तो था, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, समकोण त्रिभुज। कौन सा, ओ पी क्यू। त्रिभुज ओ पी क्यू है, उसमें बात करें तो जनरली आप लोग पढ़ते हो कि कभी भी साइन थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करनी होती है किसी भी ट्राइंगल में, तो साइन थीटा का मान जो होता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण, एल अपॉन के, लंब बटे कर्ण होता। तो यहाँ पे लंब जो है हमारा वो पी क्यू है ये, और कर्ण जो है वो ओपी है, ये वाली साइड जो कर्ण कहलाएगी ओपी और ये लंब कहलाएगा। तो ये हमारा लिख दिया पी क्यू बटे ओपी, पी क्यू की वैल्यू बाई ओपी की वैल्यू आर, फाइनली यहाँ से वाई इक्वल टू आर साइन थीटा आ गया। सेम एज हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा क्या होता है हमारा, आप लोग जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ आधार क्या है, ये ओ क्यू, तो ये हमने ओ क्यू बटे ओपी लिख दिया, ओ क्यू की वैल्यू एक्स और ओपी की वैल्यू आर, तो यहाँ से आ गया एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो यही पोलर रिप्रेजेंटेशन, ये आपको याद रखना है कौन सी वैल्यू कैसे आई, और दोनों में फॉर्मूला याद रखना है कि आर की वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है, जिसे मॉड जेड भी कहते हैं, और थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारी tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स होती है।
कभी भी किसी क्वेश्चन से आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें इसका मापांक और कोणांक ज्ञात करो। इन्हीं से संबंधित हम एक्सरसाइज बात करते हैं 5.2। कुछ क्वेश्चन है जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है आपका दिया गया कि z इक्वल टू वैल्यू है -1 माइनस i√3 का मापांक और कोणांक ज्ञात करना। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है उसकी z इक्वल टू x प्लस i y से तुलना कर दो। जैसी तुलना करोगे तो x की वैल्यू मिल गई -1, y की वैल्यू मिल गई -√3। आपको बताया कि मापांक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mod z इक्वल टू √x² प्लस y²। इसमें x और y की वैल्यू रखो। वैल्यू रखने से क्या मिला, -1 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 मतलब 4, 4 का मतलब 2। तो यह आ गया इसका मापांक। कितना आ गया, mod z इक्वल टू 2। ये वैल्यू हो गई इसके मापांक की। आगे बात करें कोणांक की। कोणांक का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। कोणांक का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x। y/x है तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, -√3 है और x की वैल्यू -1 है। दोनों की वैल्यू अगर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो फाइनली मिल जाएगा tan इनवर्स √3। ये आ गया। अब √3 की वैल्यू, अब यहाँ थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट ये है कि आप लोग नॉर्मली जानते हैं कि √3 में जो वैल्यू होती है, हम जानते हैं tan 60 की वैल्यू √3 होती है, लेकिन ये वैल्यू जो होती है किसी भी क्वाड्रेंट के ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 60 डिग्री का एंगल। और 60 डिग्री में दोनों वैल्यूज कैसी होती हैं, पॉजिटिव। ये भी प्लस का होगा और y भी प्लस का होगा। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू भी माइनस में है और y की वैल्यू भी माइनस में है। दोनों वैल्यू माइनस में है। दोनों जब माइनस में है तो ये वैल्यू कहाँ लाइज करेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वो 180 से अधिक और 270 से कम होती है। यानी कि 180 प्लस थीटा हो सकता है और 270 माइनस थीटा हो सकता है। तो चूंकि हमें एंगल सेम रखना है तो मैंने आपको एंगुलर प्रॉपर्टी में बताया था कि कभी भी अगर किसी का एंगल सेम रखना होता है तो हमेशा 180 प्लस वाली ही कंडीशन फॉलो करते हैं। तो हमको पता है कि tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। तो tan 60 उल्टा प्रयोग करेंगे, tan 60 को हम लिख सकते हैं tan 180 प्लस 60 मतलब tan 240। और tan 240 को मैंने पाई में कन्वर्ट कर लिया। tan इनवर्स से tan गया तो थीटा की वैल्यू जो मिल गई 4π/3। ये इसका कोणांक हो गया। यहाँ बस थोड़ी ये बात है कि x और y की वैल्यू की ये आपको जनरली याद रखनी है। ये बात बहुत कॉमन है, बहुत कम लोग इसके बारे में बताएंगे, इसलिए आप इस बात को नोट कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ये बहुत अच्छी बात है, इसको याद रखना। इसी के हेल्प से कभी कभी क्वेश्चन गड़बड़ भी हो जाते हैं। अगर आप साइन का ध्यान नहीं दोगे, जनरली आप tan 60 लिख दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3। एंगल आपका गलत हो जाएगा क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, जबकि दोनों वैल्यू x और y की माइनस में है तो वैल्यू हमारी कहाँ लाइज करेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है 1 माइनस आई। 1 माइनस आई को किसमें बदलना है, ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म आपको जनरली बताई थी मैंने, x प्लस आई वाई का मान जो होता है क्या होता है, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। आपने भी पढ़ाई था, उसको याद रखते हुए हमने पूरी वैल्यू मान ली कि 1 माइनस आई इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। कंपेयरिंग की, r cos थीटा का मान 1, r साइन थीटा का मान -1। दोनों इक्वेशंस को, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशंस को स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। स्क्वायर और ऐड से हमें क्या मिलेगा, पहली मिले r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन ले लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 प्लस 1, r स्क्वायर की वैल्यू 2, r इक्वल टू √2। अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करोगे हमें वैल्यू मिलेगी r साइन थीटा बटे r cos थीटा इक्वल टू -1/1, यानी कि tan थीटा इक्वल टू -1। अब हम जानते हैं tan में -1 जो वैल्यू होती है वो tan 135 की होती है। इसको पाई में कन्वर्ट कर लिया, 3π/4 हो गया। तो थीटा की वैल्यू मिल गई हमको 3π/4। इससे क्या हुआ, जो हमने वैल्यू मानी थी, क्या माना था हमने, लेट 1 माइनस आई इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये माना था हमने 1 माइनस आई इक्वल टू r cos थीटा प्लस साइन थीटा।
इसमें आर और थीटा की वैल्यू हम यूज करेंगे। जैसे आर और थीटा की वैल्यू यूज करोगे तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगा 1 माइनस आई इक्वल टू √2, आर का मान है, और cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4, ये किसका मान है? थीटा का। तो ये हमारी जो वैल्यू है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। बस ये हमारे सॉल्यूशन थे। इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और मेन काम है आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, इससे हर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलता रहे। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ इनको डीपली पढ़ेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। सब्सक्राइब कीजिए, और प्रॉब्लम्स है तो मुझे मेरे टेलीग्राम नंबर इस पे कांटेक्ट करके आप जान सकते हैं क्या सॉल्यूशन मिलेगा किसी भी क्वेश्चन के लिए। इससे रिलेटेड प्लीज़ मेरे चैनल को बने रहिए, और इसको बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।